मुखलेश शेख साहब आपके पास आते हुए, मुखलेश साहब 10 सेकंड क्या एनसीपी, सर थोड़ा सा प्लीज समय दीजिए सर, प्लीज समय दीजिए, 2 मेहमान और रह गए, फिर उसके बाद मैं समय दूंगी आपके पास आऊंगी। शेख साहब मुझे ये बताइए कि अगर एनसीपी राज ठाकरे के बयान का समर्थन करती है, विरोध में है, पहले तो मैं इसको लेकर सर क्लैरिटी जानना चाहूंगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने एक राजनीतिक दूरी बना ली है और वजह कुछ नहीं है सर। चुनावी समीकरण अपने बरकरार रहे, महाराष्ट्र में रहना है, चुनाव भी लड़ना है, तो मुझे बता दीजिए सर सपोर्ट में है या अगेंस्ट में है? शेख साहब सर आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करेंगे सर। मेरी आवाज अब आ रही है सर, बोलिए। ठीक है। मैं पहली बात तो आपने जो सवाल किया कि आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हमारी सरकार है, देवेंद्र जी की, अजीत दादा पवार और शिंदे साहब की सरकार है। देख सकते कि किस तरह सरकार जो है जनता ने उनको चुन के दिया, हमारे लोगों को हम काम कर रहे हैं। रही बात राज ठाकरे साहब की जो मराठी मुद्दा, इसके समर्थक पे हम हैं। जब तक मराठी महाराष्ट्र के अंदर सीखना चाहिए, चलना चाहिए। हमारे बच्चे आज 12वीं में है, हमारे दूसरे बेटा इंजीनियर है, बिल्कुल मराठी सीखा है, मराठी पढ़ रहा है, पर उसके साथ हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ा जा रहा है। जो कॉलेज से बंद नहीं हुआ, सिर्फ मराठी ही पढ़ेगा ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन मराठी जरूरी है, क्योंकि मराठी इसलिए जरूरी है कि महाराष्ट्र में हमको रहना है और महाराष्ट्र के अंदर अगर रहते हर स्टेट, गुजरात में रहो तो गुजराती, अगर वरिष्ठ लोगों ने कुछ कहा तो हमें समझना चाहिए। आज के जवान पीढ़ी को महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी सीखना जरूरी है। दूसरा, मैं आपको ये जो मैं तो समर्थक में हूँ और हमारी पार्टी भी समर्थक में है महाराष्ट्र के अंदर। हम महाराष्ट्र के अंदर हमारी जो सरकार है, सरकार समर्थक में है, हम समर्थक दे रहे हैं राज ठाकरे साहब का। दूसरा बात ऐसा है कि मारपीट से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, मारपीट से। और दूसरी बात, सरकार को ये बदनाम करने का एक साजिश चंद लोग दुकान वाले को, फेरी वाले को समझाने का काम करते हैं। राष्ट्रवादी अपना राज साहब ठाकरे साहब के जो कार्यकर्ता है एनएमएस के, वो लोग जाते हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरे लोग भी गैर फायदा उठा रहे हैं। वो ये जो एक सिंबल होता है, जो स्टिकर होता है उनका पार्टी का, वो कोई भी गाड़ी में लगा लेता है, बाइक में आके उसके साथ में गरीब के साथ बदतमीजी शुरू करता है। तो इस पे भी मतलब हमारी विरोध है कि ये इस तरह से भी गाय गरीब लोगों के साथ में जो है ना, फुटे छुटे दादागिरी नहीं करना चाहिए। दादागिरी में बात, जब हमारी सरकार हर चीज देख रहा है, हर चीजों में जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं हम, तो हमारा काम है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कामरेड साहब को कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उसी को, हमारे महाराष्ट्र की सरकार आपके साथ है, हमारे पूरे लोग, हम भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी सदियों से चलते हुआ है और सदियों से बोल भी रहे लोग, हम भी बोल रहे हैं। और मेरी पैदाइशी मुंबई शहर में हुआ है, मेरी वाइफ भी, तो हम मराठी बोलते हैं। कहीं ना कहीं भाषण में, कहीं पुलिस स्टेशन में जो मोहल्ला कमेटी के सदस्य हर जगह जाना रहता, तो मराठी जरूरी है। लेकिन जो मारपीट, जो स्टिकर लगाकर कोई बाइक में, कोई 4 व्हीलर में लगाकर कुछ लोगों को तंग कर रहा है, वो ठीक नहीं है। उसके बारे में लोगों में गलत मैसेज जा रहा है और सरकार बड़े नहीं, उनके हिसाब से, उनकी पॉलिटिक्स के हिसाब से तो सर मैसेज क्लियर है ना, राज ठाकरे का और उनका जो उदय रहा जिस तरीके का, वो तो इसी के विरोध के साथ रहा ना। आप याद करिए किस तरीके से पूर्णिमा जी शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत तो उद्धव साहब ठाकरे के घर से हुआ ना। ठीक है, शुरुआत तो वही पेड़ से हुआ ना। अब उद्धव साहब ठाकरे बोलेंगे कि हम फला के साथ है, तो ये सारे चीजों पे लोग नजर बनाए हुए रखे हैं, क्योंकि शुरुआत तो बाला साहब ठाकरे के घर से हुआ। कामले साहब के पास बहुत सारे जवाब देने के लिए तैयार हैं अभी फिलहाल। और प्रेम कुमार सर आपके पास आते हुए, जिस तरीके का एमएनएस का स्टैंड है और उधर कांग्रेस मतलब अलायंस का या स्टालिन का जिस तरीके का स्टैंड है, मैं महाराष्ट्र पर वापस स्पेसिफिकली आ जाती हूँ। जिस तरीके की बात राज ठाकरे कर रहे हैं, एमएनएस का जिस तरीके का विरोध है, सड़कों पर जैसा इनका विरोध देखने को मिलता है, ये समझना चाहती हूँ कि ये दरअसल क्या कर रहे हैं? मराठी अस्मिता की रक्षा कर रहे हैं या फिर ये वो जो हिंदी भाषियों के खिलाफ एक जो सियासत होती है उसकी जमीन को मजबूत करके अपनी राजनीति कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं ये लोग? पूर्णिमा जी, सियासत की भी अपनी भाषा होती है और ये भाषा आमतौर पर सियासत करने वाले लोग बोलने के लिए विवश हो जाते हैं। हाँ, जो कुछ आप हिंसक घटनाओं की बात कर रही हैं, वो निश्चित रूप से वो उनको दंड नहीं मिलना चाहिए जिनको दंड देने की कोशिश हो रही है। ये हो क्यों रहा है, ये इसको भी समझने की ज़रूरत है। 3 भाषा फॉर्मूला की बात आपने की। 3 भाषा फॉर्मूला देश में लागू होना चाहिए, लेकिन आप इसको थोड़ा काउंटर प्रश्न लें कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उत्तर भारत में,
वहां 3 भाषा फॉर्मूला क्या लागू हो रहा है, हो रहा है तो किस रूप में हो रहा है। हम अपने आसपास के स्कूलों में चले जाइए, आप देखेंगे बच्चों को फ्रेंच सिखाया जाता है तीसरी भाषा के रूप में। कोई भारत की कोई क्षेत्रीय भाषा क्यों नहीं सिखाई जाती? क्यों? स्कूल प्रबंधन को सुविधा होती है, एक फ्रेंच का टीचर कहीं से ले आता है और उसका काम चल जाता है। अगर 2-4 क्षेत्रीय भाषा सीखने की आकांक्षा होंगे तो उनको टीचर भी रखना होगा, सिलेबस भी रखना होगा, और ऐसे भी पढ़ाई के मामले में उस हिसाब से तैयारी करनी होगी। ये एक प्रैक्टिकल दुविधा है, उसको लेके वो फ्रेंच सिखा रहे हैं। हमारी पैनल में बात हुई कि अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं तो क्यों नहीं करते और हिंदी का क्यों कर रहे हैं, ये बात भी आई। लेकिन आज तो अंग्रेजी का कोई संरक्षक नहीं है हिंदुस्तान में, कोई अंग्रेज नहीं बैठा हुआ है, फिर भी अंग्रेजी कैसे फैलती जा रही है ये आपको समझना होगा। हिंदी भी फैली है। आज इस पैनल पर बैठे हुए तमाम नेता या सब लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी पार्टी का राजनीतिक प्रवक्ता क्या हिंदी और इंग्लिश को बिना जाने हुए केवल क्षेत्रीय भाषा में राष्ट्रीय प्रवक्ता हो सकता है? नहीं हो सकता। ये आवश्यकता है, इसलिए बोला जाता है कि हिंदी काम करने लायक हमने सीख ली। ये भाषा भी हमने सुनी, इसी पैनल पे सुनी। तो कामकाजी भाषा हिंदी की विशेषता हुई, इस वजह से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन अब 3 भाषा फॉर्मूला में एक क्षेत्रीय भाषा को हिंदी भाषी क्षेत्र में जगह नहीं मिलेगी, फ्रेंच को जगह मिलेगी, तो दक्षिण भारत से आवाज उठेगी कि नहीं उठेगी? ये बहुत बड़ा कंसर्न है और इसी वजह से राजनीति को पनपने का मौका भी मिलता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, हिंदी भाषा में हम ये वो क्षमता नहीं देखते कि वो आईटी पढ़ा दे, कि वो हमें कंप्यूटर पढ़ा दे, कि विज्ञान पढ़ा दे। क्या फिजिक्स हम हिंदी में पढ़ते हैं? क्या नहीं पढ़ पाते? तो हिंदी भाषा की अपनी कमजोरियां भी हैं। हिंदी भाषा पढ़ करके पूरा हिंदी बेल्ट आज विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में हिंदी के कारण डेवलप नहीं हुआ। आईटी में या दूसरे क्षेत्र में नॉन हिंदी लैंग्वेज, उसमें इंग्लिश का सबसे बड़ा योगदान है, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उस कारण हुआ। तो हिंदी भाषा की ये कमजोरी भी लोगों को बताती कि हिंदी सीख के मेरा बच्चा कहाँ जाएगा, क्या कर लेगा, ये सवाल भी उठता है। ठीक है, बहुत वैलिड बात है। विश्वास पाठक जी, जो अभी प्रेम कुमार जी ने कहा, और जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर तीसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, या फिर कोई और लैंग्वेज, ठीक है उसका अपना आधार हो सकता है, लेकिन बाकी राज्यों में, साउथ में फिर आप चाहते हैं हिंदी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है और कंसर्निंग पॉइंट है। विश्वास पाठक जी, नहीं, सही बात है। हिंदी राज्यों में तीसरी भाषा ये भारतीय भाषा होना चाहिए, इस प्रकार के हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन प्रेम कुमार जी ने जो कहा, मुझे बताइए, रशिया, चाइना, जापान, जर्मनी, ये तो बिना अंग्रेजी सिखाए बहुत प्रगति कर रहे हैं। वो साइंस में, मेडिकल साइंस लो, इंजीनियरिंग साइंस लो, तो प्रगति की है ना। हो सकता है हम हिंदी में हमारा साहित्य अच्छी तरह से पेश नहीं कर पाए आज तक, लेकिन अगर कोशिश होती है तो हमारे बच्चे भी साइंस, मेडिकल सब कुछ हिंदी में भी सीख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर सीखने लगेंगे पूर्णिमा जी, जो सही कह रहे हैं, तो बताने की जरूरत नहीं। वो लोग बढ़ करके फिर हिंदी सीखेंगे कि हिंदी पढ़ेंगे तभी हम साइंटिस्ट बन सकते हैं, हिंदी पढ़ेंगे तभी हमें कंप्यूटर आएगा, हिंदी पढ़ेंगे तभी हमें आईटी आएगा। आज हिंदी उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकी है, इसीलिए इस तरह की राजनीति है। पाठक साहब, नहीं, देखिए, 2 चीजें, एक तो हायर एजुकेशन, दूसरी चीज है हिंदी सीखने के बाद में हम हिंदी का जितना भी साहित्य हिंदी में लिखा है, ये काउंटर करा रही हूँ मैं, इसीलिए पाठक सर मैं ये काउंटर करा रही हूँ क्योंकि इसको लेकर क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। मैं फिर कहती हूँ कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि आप इन पर हिंदी थोप रहे हैं, वही रूल इधर नॉर्थ स्टेट्स के लिए नहीं है, साउथ स्टेट्स के लिए एक अलग रूल आप लेकर चल रहे हैं। इधर आप कहते हैं हम कोशिश करेंगे। मैं बस इसीलिए मैं उस क्लैरिटी के लिए बार बार आपके पास इस काउंटर सवाल के साथ आ रही हूं, क्योंकि जिसको अगर भाषा को राजनीतिक हथियार बनाना है सर, वो बनाएगा, पर उसको वो मौका मिल क्यों रहा है? नहीं, देखिए, ये तो मौका परस्त लोग है ही, इनका अस्तित्व उसी के ऊपर है। आप पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर देखते हो तो एक समग्र ऐसी पॉलिसी है जिसमें बच्चे का पूरी तरह से उत्थान होने वाला है, प्रोग्रेस होने वाला है। केवल भाषा का विषय नहीं है, भाषा का विषय इन लोगों ने बनाया हुआ है और वो बनेगा। देखिए, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आज हिंदी अगर बच्चे को आती है तो हिंदी में भी हमारा बहुत बड़ा साहित्य है। मुंशी प्रेमचंद जी अगर पढ़ना है तो मुझे हिंदी आना अच्छा है। ठीक है। दूसरा, मैं वापस से उदाहरण दूंगा,
अगर तमिलनाडु का कोई विद्यार्थी है उसको सिर्फ तमिल भाषा आती है, महाराष्ट्र का एक विद्यार्थी है उसको सिर्फ मराठी भाषा आती है, वो एक दूसरे से बात करते कैसे करेंगे? हमारे जो देश का जो संस्कार है, हमारा जो विचार है, उसका आदान प्रदान कैसा होगा? उसके लिए हिंदी एक भाषा हो सकती है, ऐसा हमारा मान्य। उसका कारण ऐसा है कि लगभग आधा हिंदुस्तान हिंदी बोल रहा है। हिंदी की देवनागरी मराठी से भी मिलती जुलती है, और हम उसके लिए ओपन। अगर हमें कोई बताए कि महाराष्ट्र में हिंदी नहीं, हमें ये भाषा तीसरी भाषा चाहिए, तो उसके ऊपर भी विचार हो सकता है। बताए तो सही, राजनीति की करे। ठीक है, जवाब देंगे जरा कांबले साहब। कांबले साहब, बहुत सारे काउंटर क्वेश्चंस आपके लिए हैं, उनका भी जवाब दीजिएगा, और जो पाठक जी कह रहे हैं उस पर भी आप जवाब देना चाहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ कि अगर भाषा एक लैंग्वेज, सर हमारी पहचान है, पूर्णिमा जी हमारी पहचान अगर भाषा है, तो वो हमारी पहचान राजनीति का हथियार क्यों बनाई जा रही है? स्पेसिफिकली आपके लिए पूर्णिमा जी, मुझे प्रेम कुमार जी का वक्तव्य बहुत अच्छा लगा। मुझे उसने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, और विश्वा पाठक साहब के पास इसके जवाब नहीं है। अब यहाँ पर आप 3 लैंग्वेज की बात कर रही है, तो जो 11 स्टेट जो है हिंदी स्पीकिंग, वहां पर तीसरी लैंग्वेज कौन सी रहेगी? सवाल एक, मेरे इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। नहीं, उन्होंने पूछ लिया, यहाँ पर सियासत की बात नहीं है। पाठक जी से लिया, बोला नहीं, यहाँ पर सियासत की बात नहीं है। आप जो बार बार कहते हैं ये सियासत की राजनीति नहीं। देखिए, सियासत की अपनी एक भाषा होती है, प्रेम कुमार जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया, और मैं इससे सहमत हूं। हर मुद्दे पर सियासत होती है ना, हर मुद्दे पर सियासत। और 2014 के बाद ही ये सवाल उठे क्या कि एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेशन करें? अरे तिलक साहब, हमारे लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र से थे, वहां पर जो भी अदर नेता थे वो कहां से थे? तो ये कैसे हम लोग, जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े तो हमारे कम्युनिकेशन हुआ ना। तो 2014 के बाद ये दूसरा स्वतंत्र हुआ क्या? दूसरी बार स्वतंत्र मिला है। यहाँ पर कैसे कम्युनिकेशन होता है? नहीं, भाषा के नाम पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप थोप रहे हो। नहीं, मेरे सवाल के जवाब आप पाठक साहब देंगे। भाषा के नाम मेरे सवाल के पाठक साहब जवाब वही देंगे, लेकिन भाषा के नाम पर जिस तरीके का रवैया है मनसे का, वो तो सर तोड़ने की राजनीति है ना। मतलब भारत देश में तोड़ने की राजनीति, भाषा के नाम पर जो हमारी पहचान है, जिसका सम्मान होना चाहिए। भाषा है ना, ये भाषा हमारी पहचान होती है। आप देखिए, यहाँ पर राजस्थानी भाषा है, हरियाणवी भाषा है, कि जिनको लिपि नहीं है लेकिन वो भाषा है। वहां पर आज हिंदी बोली जाती है, वो अपनी भाषा भूल गए। ये आपको सत्यता को स्वीकारना पड़ेगा। अरे तो महाराष्ट्र में मराठी हमारी भूल भाषा गए हैं क्या लोग? हमारी भाषा अभिजात महाराष्ट्र में मराठी भूल गए हैं क्या लोग? या बच्चे जब 1 से 5वीं तक मराठी भाषा प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पर पढ़ेंगे तो कैसे भूल जाएंगे सर? कि जो 11 स्टेट है इंग्लिश स्पीकिंग, वहां पर तीसरी लैंग्वेज कौन सी है? प्लीज मेरे नॉलेज के लिए बताइए। सर पूछ लिया वो सवाल पूछ लिया गया है, शायद आपने सुना नहीं। पाठक जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा डिमांड ये रहेंगे कि भारतीय भाषा तीसरी भाषा हो। लेकिन मैं एमएनएस को पूछना चाहता हूँ कि वो अंग्रेजी को क्यों नहीं विरोध करते हैं, हिंदी को क्यों विरोध करते हो? 3 भाषा में से अंग्रेजी भी। मेरी बात सुनिए, भाषा को हमारे बहुत अंग्रेजी का आधार लेते हो तो आपका कोई नेता इसके आगे से अंग्रेजी में बात नहीं करेगा। अंग्रेजी आपको विश्व स्तरीय भाषा हमने 1953 में स्वीकार की थी, हुलाल नकवी साहब ने बोल दिया, बराबर है। आप यहाँ एक बात बताइए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप अंग्रेजी की तरफ मत जाइए, ना तो देवेंद्र फडणवीस साहब का जो स्टेटमेंट उसकी तरफ न जाइए। मुझे बताइए, आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये जो 11 स्टेट हिंदी स्पीकिंग है, वहां पर तीसरी लैंग्वेज कौन सी रहेगी? मेरे नॉलेज के लिए बताइए, ताकि मैं हमारे लोगों को बता सकूं। हर राज्य अपनी तीसरी लैंग्वेज सिलेक्ट करेगा और वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज रहेगी, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। वो महाराष्ट्र का प्रवक्ता करके उत्तर मराठी सिलेक्ट करिए। ये मैं नहीं बता सकता। आप यहाँ पर 11 स्टेट है ना, उनको मराठी सिखाइए, मराठी भी हो सकती है। महाराष्ट्र की तरफ तो उनके पास एक लैंग्वेज हो सकती है, मराठी भी हो सकती है। सर आप अपने स्टेट के लिए तो मांग रख ही सकते हैं ना। आनंद आएगा सर, आप अपने स्टेट के लिए मांग रखिए ना, बाकी के स्टेट वाले अपने स्टेट के लिए मांग रखेंगे। वो तो कह रहे हैं दीजिए सुझाव, तीसरी भाषा कौन सी होनी चाहिए। हिंदी भाषी राज्यों के लिए भी वो तीसरी भाषा के लिए विकल्प पूछ रहे हैं कि बताइए क्या होनी चाहिए। सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं। तो आप महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं, बताइए ना तीसरी भाषा फिर कौन सी चाहिए आपको सर? फ्रेंच चाहिए, जापानीज चाहिए, जर्मन चाहिए, बताइए कौन सी चाहिए? हिंदी भाषा का तो आप विरोध करेंगे फॉर श्योर। नहीं, हिंदी भाषा का हमने विरोध अगर करना था तो 5वीं कक्षा से हमारे पर हिंदी चलती है, पहली कक्षा से हिंदी हम इसके लिए विरोध कर रहे हैं। वैकल्पिक भाषा रखे ना, इसको विकल्प रखिए।
हमने यहाँ पर हिंदी का विरोध करते, तो मैंने भी हिंदी पढ़ी है, लेकिन 5वीं कक्षा से 10वीं तक पढ़ी है। पहली भाषा से 3 भाषा सीखना है, तो आप क्या विज्ञान नहीं सिखाएंगे, आप मैथमेटिक्स नहीं सिखाएंगे, जो कि जरूरी है। या तो सर ऐसा लगता है कि आपको हिंदी को राष्ट्रभाषा बनानी है, और इसके लिए ये अगर आपके कैसे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत सब चीजों को शुगर कोट करके जिस तरीके ये से कहीं ना पेश कहीं कर गलत रहे है। हैं, अगर आपको लगता है आपको बाकी हिंदी को के सारे लोग राष्ट्रभाषा ना बनानी समझ है, हैं, इसके लिए इस तरह किसी का को ये नहीं अगर समझ कोई में ये आ चल रहा रहा है कि ना, मनसे क्या कर रही कारस्थान चल रहा है, है, तो राज ये ठाकरे गलत है। क्या कर रहे हैं, किसी को ये नहीं समझ में आ रहा। आपको ऐसा लगता है सर हम समझदार हैं, बाकी सब बेवकूफ हैं, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। द्विवेदी साहब 30 सेकंड्स रखूंगी। द्विवेदी साहब सर, इस डिबेट में मैंने देख लिया मनसे का हालत, मनसे ना विरोध कर पा रही है ना पक्ष में आ पा रही है। सर अभी आपने उनकी भाषा सुनी, अरे द्विवेदी जी, 5 से 10 तक मैंने पढ़ी हिंदी। 30 सेकंड्स रखेंगे द्विवेदी जी के लिए। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में महिला की मृत्यु हो जाती है, तो इस तरह की जो राज्य चल रही सरकार चल रही है, उसका एडमिशन तक नहीं हो पाता, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गई, कम से कम 10 लाख इसमें वो उनके हमारे वहां के वो होंगे जमा करता, उनको पैसा 6 महीने पैसा कैसे मिलेगा? इसकी कोई घोषणा सरकार ने नहीं की। भाई कोई बैंक बंद की है रिजर्व बैंक ने, तो ये भी बताइए ना जो पैसा कैसे निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे? सर थोड़ा समय लिमिटेड है, इसीलिए आपको टोका मैंने। शेख साहब 30 सेकंड्स रख रही हूँ। पूर्णिमा जी बोलिए। सर शेख साहब मैं वही समझना चाहती हूँ कि राजनीतिक मजबूरी तो यूं ही चलती रहेगी, फिर विरोध होता रहेगा, वही माहौल जो कुछ सालों पहले महाराष्ट्र में देखने को मिलता था, फिर से उसकी जमीन तैयार की जा रही है। फिर तो देखिए मुद्दा नहीं है, मुद्दा अगर राज ठाकरे के पास होता तो उनके विधायक चुन के आते थे, उनके जो सारे लोग आज MP चुन के आते थे। लेकिन क्या है, एक मुद्दा जो इलेक्शन आते थे उस टाइम कहीं ना कहीं चुन के कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे उस मुद्दे पे चलते हैं। मुद्दा नहीं है। राज साहब ठाकरे के पार्टी के सभी लोग जो है अभी और उन्हें मेहनत करने की जरूरत है सरकार में आने के लिए। और ये इस तरह की जो अशांति फैलाने वाला मारपीट करेगा, किसी को भी जबरन कुछ वरिष्ठ नेता ठीक है, लेकिन जो छुड़वैया नेता जो है, जो उनके नाम से जो गलत इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वो लोग के पास पोस्ट होता भी नहीं है, ऐसा मैं जानता हूँ। वो लोग भी ज्वाइंट होकर कहीं ना कहीं लोगों को हैरेसमेंट परेशान करता, तो उससे उनका ही जो पार्टी का नाम खराब हो रहा है। और ये इस तरह की चीजें करना नहीं चाहिए। और सरकार जो है हमेशा लोगों के साथ है, चाहे मराठी हो, देश के अंदर वो इंसान हो, इंसान के साथ में हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास। मोदी जी की सरकार सबके साथ है, पूरे देश के जो जनता ने मोदी जी को चुना है, और हम मोदी जी के अमित शाह से समझे। होलियालकर साहब जल्दी से। पूर्णिमा जी, अभी इतने जोर से बीजेपी और एनसीपी प्रवक्ता साहब बोल रहे थे, मेरे मित्र, मैं पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के उद्योग धंधा गुजरात चले गए, तभी इनके चुपचाप क्यों बैठे थे? हाँ, वेदांता हो, स्टील कंपनी हो, मेडिकल कंपनी हो, कितने 20-25 कंपनी चले गए, क्या बात कर रहे हैं? इसका कोई लेना देना नहीं है। महंगाई चरण पर है, उस बारे में बात नहीं है। लाड़की बहन योजना इन लोगों ने फ्रॉड करके, चीटिंग करके, आज शिरडी में देखिए 7,000 वोटिंग उधर एक ही बिल्डिंग में वोटिंग हुआ है। हम इलेक्शन कमिश्नर को, आयुक्त कमिश्नर को हम पूरा स्टेटस मांग रहे हैं। 3 बार जाके आया हमारा नेता LOP राहुल गांधी जी ने खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस में जाके बात किया। ये लोग फ्रॉड करके महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का हत्या किया है। आज ही देखिए भीड़ का उन्होंने बोला मेरे को 10 लाख रुपए दिए मशीन मैनेज करने के लिए, खुद पुलिस इंस्पेक्टर ने बोला है, उसको अरेस्ट किया है, 3 दिन उसको ये किया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, यही नरेंद्र मोदी जी क्या बोला था अजीत दादा के बारे में? बात राजा को दूसरा दिन डिप्टी CM बनाया। इधर एकनाथ शिंदे साहब को इन्होंने पूरी तरह से उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा, उनको CM नहीं बनाया। उनके साथ एकनाथ शिंदे साथ खेला हो गया। एकनाथ शिंदे जी का पार्टी तोड़ने का तय किया। एकनाथ शिंदे जी पार्टी तोड़ने के तय किया इन लोगों ने। उदय सावंत के नीचे 22 MLA को तोड़ दिया। अदरवाइज निकाल लीजिएगा सर, बाकी की बातें अदरवाइज कर लीजिएगा सर। बाकी की आपकी नाराजगी है बहुत सारी चीजों को लेकर, उसको अदरवाइज कर लीजिएगा। लेकिन कम से कम भाषा के नाम पर विरोध और उसे सियासत
सियासी हथियार बनाना तो वाजिब कहीं से भी नहीं हो सकता है। उसे सियासी हथियार बनाना तो कहीं से भी वाजिब नहीं हो सकता है। उसका सम्मान होना चाहिए, वो भाषा कोई भी हो। ना यहाँ पर मराठी का कोई अपमान कर रहा है और ना ही हिंदी का किसी को अपमान करना चाहिए, ना उनको हिंदी का अपमान करने का अधिकार है।